डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। बच्चों, काफ़ी दिनों से आपको वीडियो नहीं आया, तो आज हम स्टार्ट करेंगे जो चैप्टर जो यूनिट हम कर रहे थे 8th यूनिट, और उसका चैप्टर रह गया था न्यूक्लियाई। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो एचपी बोर्ड में काट दिए गए हैं, लेकिन आपने फिर भी करने हैं क्योंकि वो ये सोच के काटे गए हैं कि आपने वो केमिस्ट्री में पढ़ा है न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियॉन्स के बारे में, साइज ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार, ये सब चीज़ें आपने पहले पढ़ी हुई है, तो ये फिजिक्स से काटी गई है। लेकिन पढ़ा है तो आप एक बार इसको रिवाइज ज़रूर करें, आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जो चैप्टर्स मैंने आपको बोला था, तो यूनिट नंबर 7, 8, 9, ये कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल मैंने आपको ये जो वीडियोस दे रहा हूँ ये बोर्ड के हिसाब से दे रहा हूँ, जो बोर्ड में एग्ज़ाम में आता है उसके हिसाब से। और कंपटीशंस के लिए जिसको चाहिए होगा वो मुझे मैसेज कर सकता है, मैं इसका कम्पिटिटिव अलग से वीडियोस बना के दूंगा। उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो आज जो हम टॉपिक करेंगे वो न्यूक्लियस के बारे में, चैप्टर का नाम ही न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के बारे में ही पढ़ेंगे कि न्यूक्लियॉन्स पढ़ा है आपने, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वहाँ होते हैं, ठीक है, कंबाइंड फॉर्म उसकी हम न्यूक्लियॉन बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस का पढ़ा है आपने, सेंटर होता है, ठीक है, और उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। तो ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से वहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ रहते हैं, वो सब चीज़ें हम स्टडी करेंगे अभी, ठीक है। तो स्टार्ट है, रेडी? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम उससे कि न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होती है, किस तरह से लगती है, ठीक है, उसका कॉज क्या होता है। तो जो न्यूक्लियर फोर्सेस होती है, जो न्यूक्लियस में फोर्स लगी उसे न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। अब बात आती है कि ये क्या फोर्स है, किसकी वजह से है, ठीक है। हमने कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा था, हमने कूलम्स फोर्स पढ़ी, हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ी। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या जो कूलम फोर्स थी वो उन न्यूक्लियॉन को, ठीक है, बाइंड अप करने के लिए सफिशिएंट नहीं थी, ठीक है। तो बाद में, ठीक है, युकावा करके एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने उसके ऊपर वर्कआउट किया। फिर उन्होंने क्या बोला कि इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है, एक इसके छोटे से साइज की वजह से, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस छोटे से साइज तक ही रहती है, वैलिड है। अगर साइज बड़ा छोटा हो जाए तो उसकी वजह से वो फोर्स वहाँ पे नहीं रहती है, ठीक है। तो ये जो फोर्स हुई उसके बीच में जो लगी, ठीक है, जिसकी वजह से वो बाइंड अप करके रहते हैं, वो होते हैं देयर विल बी द एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। एक्सचेंज क्या हुआ उसमें, देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ पाई मेसॉन्स, ठीक है। जो पाई मेसॉन्स है उसकी वजह से, उनके एक्सचेंज की वजह से उनके ऊपर फोर्स रहती है, और उसको हम न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये पाई मेसॉन्स क्या है, किस तरह से एक्सचेंज करते हैं, ये बहुत कॉम्प्लेक्स करेक्टर है, वो भी शायद इतना उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। लेकिन ये एग्जाम्पल दिया गया कि जिस तरह से मानो कोई दो, ठीक है, दो डॉग्स हैं, ठीक है, वो स्टोरी आपने पढ़ी है बच्चों ने भी, ठीक है। तो भूखा कुत्ता दौड़ता है ना, एक हड्डी का टुकड़ा उसे मिलता है अपने मुंह में डाल के, कुछ ऐसा पड़ा है। तो यहाँ पे मैंने वही एग्जांपल दिया था कि कोई अगर एक बोन का पीस किसी डॉग को मिल जाता है, वहाँ पे दो डॉग्स हैं, अगर वो उस बोन के पीस को छुड़ाने के लिए एक स्नैच करने की कोशिश करेगी, एक बोले मेरा, एक दूसरा मेरा, और उनके मुंह में वो जो बोन का टुकड़ा है, पीस ऑफ बोन है, वो है, ठीक है। तो दोनों उसको निकाल रहे, छुड़ा रहे एक दूसरे से, लेकिन छुड़ा नहीं पा रहे हैं। तो उस बोन की वजह दोनों क्या हो गए, जुड़े आपस से, ठीक है। पर्पस डिफरेंट था कि उसको हमने स्नैच करना, लेकिन वो जुड़े हुए हैं। तो उस तरह की ही ये फोर्स और उस तरह का ये न्यूक्लियस में एक्सचेंज रहता है। क्लियर है? तो इस तरह से न्यूक्लियर फोर्सेस को एक्सप्लेन किया गया। समझ में आ रहा है? अब जो न्यूक्लियर फोर्सेस होती है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है मेन, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, सबसे जो ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल फोर्स मानी गई है नेचर की, स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। और जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, उससे भी कम से कम 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर ये फोर्स है। क्लियर है? उसके बाद होता है कि न्यूक्लियर फोर्सेस जो होती है मेनली अट्रैक्टिव फोर्स होती है। अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या, जो वेरियस पोटेंशियल एनर्जी रहती है, जो डिस्टेंस रहता है इसके बीच में, वो ठीक है, उसकी वजह से जो वो, ठीक है, लीस्ट डिस्टेंस में जो रहती है जो फोर्स अट्रैक्शन, उसकी वजह से इसका नेचर अट्रैक्टिव ही रहता है, ठीक है। बाकी चार्ज इंडिपेंडेंट है इसके, ये फर्क नहीं पड़ता कि वो वहाँ पे पाई के बीच में फोर्स है, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स है, न्यूट्रॉन के बीच में है, या प्रोटॉन के बीच में, ठीक है। सो इट इज अ चार्ज इंडिपेंडेंट। क्लियर है? और ये कोई सेंट्रल फोर्स भी नहीं है,
ठीक है। अब ये नॉन सेंट्रल फोर्स है, कारण क्योंकि ये उनके सेंटर जो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ देयर सेंटर्स है उसके ऊपर एक्ट नहीं करती है। क्लियर है। उसके बाद जो न्यूक्लियर फोर्सेज होती है चार्ज, ठीक है, ये तो बोल दिया मैंने। न्यूक्लियर फोर्सेज शॉर्ट रेंज फोर्सेज है। शॉर्ट रेंज मैंने बोला कि ये फोर्सेज दो न्यूक्लियाई के बीच में तभी एग्जिस्ट करती है व्हेन देयर डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस इज कंपेरेबल टू द साइज ऑफ देयर न्यूक्लियस, ऑलमोस्ट 10⁻⁻15 मीटर उसके हिसाब से। क्लियर है। उसके बाद जो न्यूक्लियर फोर्सेज स्पिन डिपेंडेंट होती है, और ये न्यूक्लियर फोर्सेज सैचुरेटेड फोर्स होती है, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्सेज बिकम्स क्विकली जीरो व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियर जस्ट अबाउट द 3, ठीक है, समझो। जब उसका डिस्टेंस बढ़ जाता है तो वो अपने आप खत्म हो जाती है। हो गया यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? तो ये चीजें करते हैं। उसके बाद जो रेडियो एक्टिविटी का पढ़ा था कि जो रेडियो एक्टिविटी होती है, रेडियो एक्टिविटी का जो एक तरह का जो फिनोमेना हुआ, स्पॉन्टेनियस हुआ, ठीक है, जो एमिशन ऑफ रेडिएशंस होता बाय हैवी एलिमेंट्स, ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी। क्या बोलते हैं उसको? रेडियो एक्टिविटी। ठीक है। फिर वहां पे देखा कि कुछ चीजें निकलती है, पार्टिकल्स जो निकले वहां से रेडियो एक्टिविटी से, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गामा पार्टिकल्स। अब ये अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं, किस तरह की प्रॉपर्टीज रहती है, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे अल्फा पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि दे आर पॉजिटिव चार्ज, और जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं दे आर इक्विवेलेंट टू द हीलियम न्यूक्लियस के बराबर, मतलब डबल आयोनाइज्ड हीलियम एटम कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। इसलिए हम बोलते हैं जो इसका जो चार्ज है वो क्या हुआ, जो फंडामेंटल चार्ज हमारा ई है उसे क्या होता है? डबल होता है, मतलब इस चार्ज इज +2e। ठीक है। ई पता है आपको, ई इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो इसका चार्ज क्या होगा? इसका डबल हो गया। ठीक है। अब ये जो रेस्ट मास रहता है इसका, इट इज द 4 टाइम्स द मास ऑफ द प्रोटॉन। ठीक है। जो रेस्ट मास है इसका वो प्रोटॉन के रेस्ट मास से, जो प्रोटॉन के मास से कितना है? 4 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है। अब क्योंकि अल्फा पार्टिकल चार्ज होता है तो इसलिए दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। और जो एमिटेड वेलोसिटीज रहती है, इसकी रेंज कितनी रहती है? 1.4 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड से लेके 2.2 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड। क्लियर है। उसके बाद दे कॉजेज द फ्लोरोसेंस इन सम मटेरियल लाइक जिंक सल्फाइड, वेरियम, प्लेटिनोसाइड्स एटसेट्रा में। ठीक है। इनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ही कम होती है, लेकिन आयोनाइजिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। क्लियर है। बाकी दे आर स्लाइटली अफेक्टेड द फोटोग्राफिक प्लेट्स। ठीक है। और ठीक है, दे कैन कॉज द स्किन बर्न्स। तो इस तरह की इसकी प्रॉपर्टीज है अल्फा पार्टिकल्स की। तो बात करते हैं बीटा पार्टिकल्स की। तो बीटा पार्टिकल्स जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है, और मेन प्रॉपर्टीज इसकी क्या रहती है? नेगेटिव चार्ज होता है, और इसका चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। और इसका मास भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg के बराबर होता है। और ये जो वेलोसिटी करेगा, उसकी जो वेलोसिटी रहती है, इट इज ऑलमोस्ट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2.97 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। क्योंकि चार्ज है, सो दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। दे ऑल्सो कॉजेज द फ्लोरोसेंस इन सम सब्सटेंस लाइक जिंक, ठीक है, जिंक सल्फाइड, वेरियम, प्लेटिनोसाइड। ठीक है। क्लियर है। बाकी जो आयोनाइजिंग पावर होती है बीटा पार्टिकल की, वो भी क्या होती है? 1/100 टाइम्स द आयोनाइजिंग पावर ऑफ द गामा पार्टिकल्स। ठीक है। और उनकी आयोनाइजिंग पावर भी कम होती है। ठीक है। जो पेनिट्रेशन पावर जो है बीटा पार्टिकल्स की, वो अल्फा पार्टिकल से क्या होती है? ज्यादा होती है। दे अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट्स। ठीक है। आई बात समझ। तो और दूसरा होता है कि दे मूव इन अ एयर फॉर अ फ्यू मीटर्स। क्लियर है। इसके बाद आता है गामा पार्टिकल्स। गामा पार्टिकल्स क्या होते हैं? एक इसके ऊपर तो चार्ज कोई नहीं होता है। ठीक है। चार्ज नहीं होता है, तो जो रेस्ट मास होता है गामा रेज का, दैट इज ऑल्सो जीरो। ठीक है। रेस्ट मास गामा का क्या होता है? जीरो। मैंने फोटोन का भी बताया था आपको पहले। और ये जो ट्रेवल करेंगे, दे आर मूविंग विद द एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। मैंने बोलता बीटा पार्टिकल कितना था? 2.97 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन जो गामा पार्टिकल है, दे हैव एग्जैक्ट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब क्योंकि ये चार्ज तो है नहीं, इसलिए दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। दे कॉजेज आयोनाइजेशन, बट देयर आयोनाइजिंग पावर इज अबाउट 1/100 टाइम्स द आयोनाइजिंग पावर ऑफ द बीटा पार्टिकल्स। ठीक है। अब इसकी जो, क्योंकि चार्ज है नहीं इसकी, तो इसकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो क्या होती है? हाईएस्ट। मतलब अगर आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग द हाईएस्ट पेनिट्रेटिव पावर, अगर वहाँ पे अल्फा बीटा गामा लिखा है, तो आप में उस केस में हाईएस्ट पेनिट्रेटिव पावर किसकी होगी? गामा की होगी। क्लियर है। उसके बाद जो गामा रेज हो, दे कॉज लेस फ्लोरोसेंस इन सब्सटेंस लाइक विल्मेट। ठीक है। और गामा रेज बीइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में गामा रेज पढ़ा था। ठीक है।
क्लियर है? तो ये सब था जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी अल्फा बीटा और गामा। एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। ठीक है, तो किस तरह से वो जो रेडियो एक्टिव डीके होता है, किस तरह से वो डिसइंटीग्रेशंस हुई, वो करेंगे। इसमें क्या होता है कि अलग अलग रहता है रेडियो एक्टिव डीके जो होता है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल कंडीशंस, जैसे टेम्परेचर प्रेशर की वजह से उसको फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा, एट द टाइम व्हेन द न्यूक्लियस विल एमिट 1 अल्फा पार्टिकल्स और 1 बीटा पार्टिकल्स, जो बोथ अल्फा और बीटा पार्टिकल्स आर नॉट एमिटेड साइमल्टेनियसली, एंड गामा रेज एमिशंस फॉलोज द एमिशन ऑफ अल्फा और बीटा पार्टिकल्स। ठीक है, फिर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट डीके होगा बाय द एमिटिंग अल्फा पार्टिकल्स, उसमें क्या पता लगता है, कैसे लगता है पता कि अल्फा है, बीटा है, गामा है? तो क्या होता है उसमें कि जो उसका डॉटर एलिमेंट आता है, ठीक है, उसका डॉटर एलिमेंट जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है उसके पीरियडिकली उसमें फर्क पड़ता है, उसके मासेस में फर्क पड़ता है, उसके नंबर में फर्क पड़ता है। ठीक है, तो और जो किस तरह से फर्क पड़ता है वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास, ठीक है, अगर तो वहां पे अल्फा है, अगर क्या हुआ अल्फा है, तो अल्फा पार्टिकल्स में क्या होता है कि उसका एटॉमिक मास 4 कम हो जाता है और एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाता है। ठीक है, मतलब हीलियम पार्टिकल्स जो है वहां पे हो गया प्रोड्यूस। ठीक है, और जो बीटा होता है उसमें क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर एक इंक्रीज कर जाता है और उसका मास नंबर क्या रहता है, सेम रहता है। क्लियर है? तो इस तरह से हम अल्फा बीटा की ये कर सकते हैं। क्लियर है? ये इतना ही काफी है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो डीके लॉ है, ये डीके किस तरह से हुआ, इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो आप इसके बाद उस वीडियो को एक साथ देखें तो बेटर रहेगा।